बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर की दूसरी और आखिरी वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन जो है वो तीन तरह की मैकेनिज़्म से होती है, यानी कि शॉर्ट टर्म रेगुलेशन या रैपिड कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर। और इसके मतलब हमने फ़र्स्ट वीडियो में बात की थी, जिसका लिंक जो है मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसके अलावा दो और तरह के मैकेनिज़्म हैं, यानी कि इंटरमीडिएट टर्म रेगुलेशन और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के मैकेनिज़्म्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंटरमीडिएट टर्म रेगुलेशन जो है, इसका मतलब है कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर फ्रॉम मिनट्स टू आवर्स। इसके जो मैकेनिज़्म्स हैं ये आधे घंटे के अंदर अंदर तकरीबन 30 मिनट्स में ये एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके बाद कई घंटे तक एक्टिवेट रहते हैं जैसे ही ब्लड प्रेशर के अंदर कोई चेंज आती है, यानी कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। अच्छा, इसके लिए हमारे पास तीन तरह के मैकेनिज़्म्स हैं। एक तो वही है रीनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जो कि हमने शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में भी डिस्कस किया था। और उसके अलावा कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज़्म है और स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन। अच्छा, जो रीनन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, जैसे हमने शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में बात की थी, जैसे ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो रीनन जो है ये हमारे जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, जो जेजी सेल्स ऑफ किडनी, यहाँ से ये रीनन जो है ये एंजाइम ये रिलीज़ हो जाता है और उसके बाद ये एंजियोटेंसिनोजन जो कि लीवर से आती है मेनली, उसके ऊपर ये एक्ट करता है और उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। अब एंजियोटेंसिन 1 के ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो मेनली आपके लंग्स से आता है और उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे हमने वहाँ बात की थी कि ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर है और ये आर्ट्रियोल्स की पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्शन काज करता है, जिसकी वजह से रैपिड रेगुलेशन भी होती है और इंटरमीडिएट टर्म रेगुलेशन भी होती है। उसके अलावा इंटरमीडिएट रेगुलेशन में एक और फैक्ट एंजियोटेंसिन 2 का आ जाता है, यानी कि ये किडनी के ऊपर एक्ट करके साल्ट एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से वीनस रिटर्न इंक्रीज़ करता है और उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करती है। अब ये दोनों फैक्टर्स, यानी कि यहाँ पर आपकी वेजोकंस्ट्रिक्शन से क्या इंक्रीज़ होगी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और ब्लड वॉल्यूम और वीनस रिटर्न इंक्रीज़ करने से आपकी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ कर गई। तो इन दोनों की वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर गया। ठीक है, और ये इट इंक्रीजेज बैक टू द नॉर्मल। अब देखिए नेगेटिव फीडबैक है, इनिशियली जो हमारा इवेंट था वो डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर था या डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम था और फाइनल आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर गया। जैसे कि हमें पता है कि आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू TPR, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, मल्टीप्लाइड बाय कार्डियक आउटपुट। तो जब ये दोनों फैक्टर इंक्रीज़ करते हैं तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ करता है। अच्छा जी, दूसरा फैक्टर जो है हमारे पास, जो दूसरा मैकेनिज्म है इंटरमीडिएट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के लिए, वो है कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक नॉर्मल कैपिलरी है और ये इंटरस्टिशियल स्पेस है जिसमें टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, और ये है लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, या लिम्फेटिक कैपिलरी। अब बेसिकली जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है, तो कैपिलरी के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, विच इज़ वन ऑफ द 4 मेजर स्टार्लिंग फोर्सेस, उसमें से जो मेजर स्टार्लिंग फोर्स है वो आपका कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर के इंक्रीज़ करने से कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन जो है यहाँ पर आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरी पे इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, अब होगा क्या कि जो यहाँ पर ज़्यादा फ्लूइड जो है उसकी फॉर्मेशन होगी और इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज़्यादा बन जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो उससे जो है आपका ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़, इट विल डिक्रीज़ बैक टू द नॉर्मल। अच्छा, ये तो हो गया ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करने के केस में। तो रिवर्स इज़ आल्सो ट्रू। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो उस वक्त क्या होता है कि यही जो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, PC इसको बोलते हैं, ये कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज़ करता है और उसके डिक्रीज़ करने से जो वीनस एंड ऑफ द कैपिलरी है वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कर जाती है। अब क्या होगा, ये जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड था ये एब्जॉर्ब बैक होगा। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड जो है ये एब्जॉर्ब बैक होगा इन द कैपिलरी, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ करेगा और ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज़ करने से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक हो गया, ये सेकंड मैकेनिज्म था। और जो थर्ड मैकेनिज्म है इंटरमीडिएट टर्म रेगुलेशन में, उसे बोलते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन या रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन। अच्छा, ये कैसे काम करता है? सपोज आपका ब्लड प्रेशर किसी वजह से इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, अब उससे क्या होगा, जो ये वेसल है, जैसे सपोज इस वेसल के अंदर ही ब्लड है और इस वेसल की जो वॉल है उसमें स्मूथ मसल है, ये जो स्मूथ मसल है इन द वेसल वॉल, ये स्मूथ मसल स्ट्रेच कर जाएगा ब्लड प्रेशर के इंक्रीज़ करने से।
ठीक है। स्मूथ मसल स्ट्रेच कर देगा, जिसकी वजह से वेसल जो है ये स्ट्रेच कर जाएगी, और ये स्मूथ मसल कई मिनट से लेकर कई घंटे तक ये स्ट्रेच रह सकता है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, रीअलाइनमेंट होगी स्मूथ मसल की इन द वेसल वॉल, वो रीअलाइन कर जाएगा, और उसकी वजह से ब्लड वेसल का जो डायमीटर है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जब स्मूथ मसल स्ट्रेच कर जाएगा तो ब्लड वेसल का डायमीटर इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम है ब्लड वेसल का वो इंक्रीज कर जाएगा। तो जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ऑफ कोर्स उसका जो अंदर ब्लड प्रेशर है इट विल फॉल बैक टू द नॉर्मल। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस रिलैक्सेशन। स्ट्रेस इसमें क्या था, इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, वो उसके लिए एक स्ट्रेस था, और उसकी वजह से जो उसकी रिलैक्सेशन हो गई है ब्लड वेसल की, तो इसलिए इसे बोलते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म। अच्छा, रिवर्स इज आल्सो ट्रू इन दिस केस आल्सो। सपोज ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है किसी भी वजह से, तो अब उसमें क्या होगा, जो स्मूथ मसल है SM स्मूथ मसल, वो वेसल वॉल के अंदर वो अब कंट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, और उसके कंट्रैक्ट करने से जो डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल है वो डिक्रीज कर जाएगा, और उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा टू फिल द अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड एडिक्वेटली। ठीक है, अगर ये खास तौर पे अगर ये डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द ब्लड की वजह से हुई है, ठीक है, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम की वजह से हुई है, तो ये मैकेनिज्म बहुत इफेक्टिव होता है उसमें। तो क्या करता है कि अब जो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, अवेलेबल ब्लड वॉल्यूम है, उसको ये एडिक्वेटली फिल करने के लिए ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड वेसल का डायमीटर है वो डिक्रीज कर जाता है, और वो इसलिए डिक्रीज करता है कि ब्लड वेसल के अंदर जो उसकी वॉल के अंदर जो स्मूथ मसल है वो कंट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब वो अवेलेबल ब्लड वॉल्यूम को एडिक्वेटली फिल करेगी ब्लड वेसल ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल, तो उसकी वजह से द प्रेशर विल इंक्रीज बैक टू द नॉर्मल। ठीक है, अब प्रेशर जो यहाँ पर डिक्रीज हुआ था ड्यू टू डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, इट विल इंक्रीज बैक टू द नॉर्मल। सो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन। ठीक है, और ये ख़ास तौर पे जो अगर ब्लड वॉल्यूम डिहाइड्रेशन की वजह से कम हुआ है, और या आपकी हेमरेज वगैरह की वजह से कम हुआ है, तो उसमें ये एक इफेक्टिव मैकेनिज्म है। अब हम लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज बेसिकली अचीव्ड थ्रू रीनल बॉडी फ्लूइड फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, रीनल या किडनी एंड बॉडी फ्लूइड फीडबैक मैकेनिज्म, ये क्या होता है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मैकेनिज्म जो है ये इट इज़ स्लो टू ऑपरेट, इट टेक्स आवर्स, days or even weeks, but please keep in mind that this is the most effective mechanism for the regulation of blood pressure. It can correct the change or alteration in the blood pressure to the extent of 100%. ठीक है, ये 100% ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने की या उसको मुकम्मल तौर पर ठीक करने की सलाहियत रखता है, चाहे इस काम के लिए उसे दिन या हफ्ते ही क्यों ना लग जाएं। अच्छा, कैसे ये काम करता है आइए डिस्कस करते हैं। अच्छा, नॉर्मली हमें पता है कि हमारे अंदर जो बैलेंस होता है बिटवीन द इनटेक ऑफ साल्ट एंड वाटर एंड आउटपुट ऑफ साल्ट एंड वाटर बाय द किडनीज। ठीक है, तो जो साल्ट एंड वाटर हम इनटेक करते हैं और जो उसकी आउटपुट किडनी बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन दोनों चीज़ों के दरमियान एक बड़ा डेलिकेट और बड़ा ब्यूटीफुल किस्म का बैलेंस होता है। जब भी ये जो ब्यूटीफुल किस्म का बैलेंस है ये किसी भी वजह से उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, ठीक है, इट इज़ डिस्टर्ब ड्यू टू एनी फैक्टर, तो उससे क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर चेंज होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर हमारा चेंज होता है, या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। अब इस चेंज को हमारे किडनीज जो हैं वो मिनिमाइज करने की या उसको करेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, कैसे? सपोज हमने साल्ट एंड वाटर का इंटेक जो है वो बढ़ा दिया है, ठीक है, किसी वजह से हमने अपना साल्ट एंड वाटर का इंटेक इंक्रीज कर दिया है। अब इससे क्या होगा, ECF वॉल्यूम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, वो ज़ाहिर इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज़ करने से आपको पता है मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न इंक्रीज़ करेगा। जब वीनस रिटर्न इंक्रीज़ करेगा तो ऑफकोर्स कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ करेगी। जब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ करेगी तो हमें पता है कि ब्लड प्रेशर भी ऑफकोर्स वो इंक्रीज़ करेगा, बिकॉज इट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कार्डिक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अच्छा, जब ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब ये एक चेंज आ गई, ब्लड प्रेशर में चेंज आ गई कि पहले ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, लेकिन साल्ट एंड वाटर की इनटेक को इंक्रीज़ करने से ब्लड प्रेशर जो है वो आपका इंक्रीज़ कर गया। अब ये चेंज इन ब्लड प्रेशर आ गई। अब इस पे जो है किडनीज जो हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, वो अपनी GFR, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो इंक्रीज़ कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो किडनी की जो कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, उनके अंदर जो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वही PC,
ठीक है, वो इंक्रीज़ कर देगा और वो एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है GFR का। जब ये कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किडनी की ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में इंक्रीज़ करेगा तो GFR इंक्रीज़ करेगा और उससे क्या होगा, फिल्ट्रेशन के इंक्रीज़ करने से देयर विल बी इंक्रीज्ड साल्ट एंड वाटर, उनकी फिल्ट्रेशन होगी। ठीक है, मोर साल्ट एंड वाटर विल बी फिल्टर्ड। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं, जैसे कि ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है और ये आपका जो है बोमेन्स कैप्सूल है और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। तो जब भी ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो यहाँ पर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये इंक्रीज़ कर जाता है और GFR फिल्ट्रेशन जो है साल्ट एंड वाटर की वो इंक्रीज़ करती है। अच्छा, तो ये जब इंक्रीज़ कर जाती है तो ये साल्ट एंड वाटर, इसका मतलब है कि दे विल बी मोर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। दिस इज कॉल्ड प्रेशर नाइट्रियूरेसिस एंड डायूरेसिस। ठीक है, नाइट्री फॉर सोडियम एंड डायूरेसिस फॉर वाटर, कि देर विल बी मोर एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट एंड वाटर इन द यूरिन। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ECF वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड। जब ज़्यादा यूरिन वॉल्यूम एक्सक्रीट होगा अलॉन्ग विद साल्ट तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ करेगा, उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ करेगा और जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न डिक्रीज़ करेगा और उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ करेगी और उसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज़ हो गया था इट विल डिक्रीज़ बैक टू द नॉर्मल। सो हमने क्या देखा, इनिशियली साल्ट एंड वाटर की इनटेक हमने बढ़ा दी थी, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर गया था और इस चेंज इन द ब्लड प्रेशर को, इस इंक्रीज़ इन द ब्लड प्रेशर को किडनीज़ ने सेंस किया और उन्होंने प्रेशर नाइट्रियूरेसिस और प्रेशर डायूरेसिस के थ्रू ब्लड प्रेशर को मिनिमाइज़ कर दिया, उसमें जो चेंज थी उसको करेक्ट कर दिया, ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल की तरफ ले आए बाय इंक्रीजिंग द यूरिन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसीलिए जब भी ब्लड प्रेशर आपका साल्ट एंड वाटर की इनटेक ज़्यादा करने से इंक्रीज़ होता है तो यूरिन वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, ताकि उससे यू कैन गेट रिड ऑफ दैट एक्सेसिव वॉल्यूम ऑफ साल्ट एंड वाटर और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इट कम्स बैक टू द नॉर्मल, जैसे अभी हमने इस एग्जाम्पल में देखा। यहाँ भी रिवर्स जो है इट इज़ आल्सो ट्रू। सपोज हमारा आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, डिक्रीज़ होने से अब किडनीज कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, GFR हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर PC वो डिक्रीज़ इन द ब्लड प्रेशर से वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, उसकी वजह से GFR डिक्रीज़ करेगा, जब GFR डिक्रीज़ करेगा तो देयर विल बी डिक्रीज्ड साल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन इन द यूरिन। जब साल्ट और वाटर की एक्सक्रीशन इन द यूरिन डिक्रीज़ कर जाएगी तो इसका मतलब है कि हमारा ECF वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर इंक्रीज़ करेगा और वीनस रिटर्न इंक्रीज़ करेगा और कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ कर जाएगी। जब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ करेगी तो देयर विल बी इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज़ और अब टिश्यूज़ क्या करेंगे, वो ऑटो रेगुलेशन करेंगे। ऑटो रेगुलेशन कैसे होगी, उसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन से होगी। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो जो ब्लड फ्लो टिश्यूज़ का जो इंक्रीज़ कर गया था इट विल डिक्रीज़ बैक टू द नॉर्मल। अच्छा, ये टिश्यू ब्लड फ्लो तो नॉर्मल की तरफ आ गया, लेकिन जब ये वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो उससे आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस TPR वो इंक्रीज़ कर जाएगी और उसकी वजह से द ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज़ बैक टू द नॉर्मल। तो अगेन हमने देखा कि ब्लड प्रेशर जब डिक्रीज़ होता है तो उस केस में भी किडनीज जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं बाय डिक्रीजिंग द GFR और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमारा दोबारा नॉर्मल पे आ जाता है। नाउ ये तो बेसिक मैकेनिज्म था रीनल बॉडी फ्लूइड फीडबैक मैकेनिज्म। ये जो सिस्टम है इसको असिस्ट करते हैं कुछ फैक्टर्स बड़ा एफिशिएंटली। एक वही रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम, दूसरा हमारी जो किडनी की नर्व सप्लाई है सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, और तीसरा दो हार्मोन्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ADH एंटी डाययूरेटिक एंड ANP एंड एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। आइए देखते हैं कि ये तीन जो सिस्टम्स हैं ये इस रीनल बॉडी फ्लूइड फीडबैक मैकेनिज्म को कैसे असिस्ट करते हैं। तो रीनल के मतलब तो हम पहले भी पढ़ रहे हैं और इंटरमीडिएट और शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में भी हमने देखा था। तो ये इसका मतलब ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट सिस्टम है कि ये शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, इंटरमीडिएट टर्म रेगुलेशन में भी काम करता है और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में भी काम करता है। जस्ट टू रिवाइज के शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में इसका जो एंजियोटेंसिन 2 का वेजो कंस्ट्रिक्टर इफेक्ट था वो काम आता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन के थ्रू ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में इट अकर्स थ्रू स्लोअर इफेक्ट
ऑफ द एंजियोटेंसिन 2 एंड एल्डोस्टेरॉन। वो स्लोअर इफेक्ट्स क्या हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो इतना हमें पता है कि रीनन जो है ये एंजाइम है जो कि जेजी सेल्स, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनीज में वहाँ से ये रिलीज़ होता है इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड प्रेशर। तो जब भी हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा तो रीनिन की जो रिलीज़ है जेजी सेल से वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड रिवर्स इज़ आल्सो ट्रू, जब भी हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर जब हाई होगा तो रीनिन की रिलीज़ कम हो जाएगी। तो इनमें इन्वर्स रिलेशन है, हाई ब्लड प्रेशर में रीनिन की रिलीज़ कम हो जाएगी, लो ब्लड प्रेशर में रीनिन की जो रिलीज़ है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। और ये जो रीनिन है ये आपको पता है कि इट काजेज फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, इट कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। अब द इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द एंजियोटेंसिन इज दैट इट इंक्रीजेज द साल्ट एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन और रिटेंशन बाय द किडनीज, ठीक है, ये है इसका बेसिक इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट एंजियोटेंसिन 2 का। शॉर्ट टर्म तो ये था ना कि इसने वेसोकंस्ट्रिक्शन काज कर दी थी, लेकिन इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या काज करता है, ये इंक्रीज करता है साल्ट एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बाय द किडनीज। उसकी वजह से हमारा ECF वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है, मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर इंक्रीज करता है, वीनस रोटर इंक्रीज करता है और कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करती है और आखिर में हमारा ब्लड प्रेशर है इट कम्स बैक टू द नॉर्मल। तो बेसिकली एंजियोटेंसिन 2 के पास साल्ट और वाटर की रिब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए 3 मेजर मैकेनिज्म है। एक तो डायरेक्ट इफेक्ट है एंजियोटेंसिन 2 का, ठीक है, दूसरा ये एक पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर है इफरेंट आर्टरियोल्स का, और तीसरा ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की सिक्रीशन को एड्रिनल कॉर्टेक्स से। अब देखते हैं कि इन तीनों चीज़ों से साल्ट एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है किडनी से कैसे इंक्रीज कर जाती है। सबसे पहले इसके डायरेक्ट इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंजियोटेंसिन 2 का डायरेक्ट इफेक्ट ये है कि किडनी के अंदर आपको पता है उसका जो पूरा नेफ्रॉन है उसमें बहुत सारे सोडियम पोटेशियम ATPase पंप होते हैं ऑन द बेसोलेटरल साइड, ठीक है, उन सब की एक्टिविटी को ये स्टिमुलेट कर देता है। दूसरा, ख़ास तौर पे जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है नेफ्रॉन का उसके अंदर ये सोडियम हाइड्रोजन पंप की एक्टिविटी को भी स्टिमुलेट करता है। अब इन दोनों फैक्ट्स की वजह से देयर इज़ इंक्रीज साल्ट एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड हेंस रिटेंशन बाय द बॉडी। अब इस फिगर में भी देख लेते हैं, ये देखें, ये एक आपको यहाँ पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का सेल दिखाया गया है और इसमें ये बेसोलेटरल साइड है और ये ल्यूमिनल साइड है। तो बेसोलेटरल साइड पे ये सोडियम पोटेशियम ATPase पंप जो हैं ये बहुत अबंडेंट होते हैं और इनकी एक्टिविटी को ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये स्टिमुलेट करता है। इसी तरह प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में खास तौर पे ये सोडियम हाइड्रोजन पंप जो लगा हुआ है काउंटर ट्रांसपोर्टर है, इसकी एक्टिविटी को भी इन्हांस कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम की ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है। सोडियम यहाँ पर ब्लड वेसल दिखाई नहीं गई लेकिन यहाँ पर ब्लड वेसल है, तो ये सोडियम जो है ब्लड वेसल में आ जाता है और उसके साथ साथ वाटर इसको ऑस्मोसिस से फॉलो करता है। जब ये सोडियम और वाटर दोनों यहाँ पर ब्लड वेसल के अंदर आ जाएंगे तो उससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। याद रखें कि एंजियोटेंसिन और रीनिन जो है ये हमेशा लो ब्लड प्रेशर के केस में ही रिलीज़ होते हैं, तो इन्होंने ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करना होता है, ज़्यादा करना होता है वापस। अच्छा, दूसरा इफेक्ट जो एंजियोटेंसिन 2 का है वो ये है कि ये इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, जो हमारे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बाद जो आर्टरियोल बनता है उसको कहते हैं इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, उस इफरेंट आर्टरियोल की पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्शन काज करता है। अभी मैं आपको फिगर में भी दिखाता हूँ। तो इफरेंट आर्टरियोल पे ये ज़्यादा इसके रिसेप्टर्स हैं देन एफरेंट आर्टरियोल, तो वहाँ उसकी पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्शन काज करता है। अब इससे क्या होता है, जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाता है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज़ करती है और पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर वो इंक्रीज़ कर जाता है। दूसरा काम क्या होगा वेजोकंस्ट्रिक्शन ऑफ द इफरेंट आर्टरियोल से, उससे जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, ठीक है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था वो कम हो जाता है। अब इन दोनों फैक्ट्स की वजह से, यानी कि इंक्रीज इन पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर एंड डिक्रीज इन पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इन दोनों फैक्ट्स की वजह से जो रीअब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये देखें, ये हमारी बेसिकली ये एफरेंट आर्टरियोल है, ये हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरी है और ये जब आपस में कोलीज कर जाती है, मिल जाती हैं, तो इफरेंट आर्टरियोल बनता है। अब इफरेंट आर्टरियोल आगे जाके दोबारा कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है जिन्हें पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। तो इसीलिए किडनी यूनिक है कि इसमें दो सेट्स ऑफ कैपिलरीज होते हैं, एक पहला सेट ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और दूसरा सेट ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। याद रखिएगा कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, इसमें से फ्लूइड जो है फिल्टर होता है, ये GFR
के लिए इन्वॉल्व है, उसमें इन्वॉल्व है, और जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं ये रीअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगी, ब्लड से फ्लूइड निकल के ये आपके बोमेन्स कैप्सूल में और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाएगा, और फिर यहाँ पर ही अलोंग द होल जो लेंथ है नेफ्रॉन की, वहाँ से फ्लूइड जब वापस रीअब्जॉर्ब होता है तो वो जिन कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब होता है वो कहते हैं हम उन्हें पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया था, बेसिकली उसने इफरेंट आर्टरियोल की पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कर दी थी, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। उससे क्या हुआ, इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, ठीक है, और ऑनकोटिक प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज कर गया। इन दोनों फैक्ट्स की वजह से जो रीअब्जॉर्प्शन है, ठीक है, ये 2 नंबर पे जो मैकेनिज्म दिखाया गया, यानी कि जो नेफ्रॉन के अंदर इस ट्यूब्यूल के अंदर जो फ्लूइड जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा वापस आएगा, जो यहाँ से फिल्टर हुआ था फ्लूइड वो वापस कैपिलरीज के अंदर, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम आपका इंक्रीज करेगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। अब थर्ड एंजियोटेंसिन 2 के पास क्या मैकेनिज्म है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, वो ये है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारा एक ग्लैंड होता है, किडनी के ऊपर पड़ा होता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, उसका जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है उससे ये इस हार्मोन को एल्डोस्टेरोन हार्मोन को उसकी सिक्रीशन को ये इंक्रीज कर देता है, और एल्डोस्टेरोन जो है वो किडनी के ऊपर एक्ट करता है, और वहाँ से खास तौर पे जो उसका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है नेफ्रॉन का और कलेक्टिंग डक्ट्स हैं उसके ऊपर ये एक्ट करके साल्ट एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इन्हांस कर देता है। अगेन इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा आपका। तो ये एंजियोटेंसिन 2 के बेसिकली इस तरह से 3 मैकेनिज्म थे जिसकी वजह से इसने साल्ट एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर दी और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से ये इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर में ये काम करता है। अच्छा, अब हमने कहा था कि बेसिकली हमारे पास लॉन्ग टर्म रेगुलेशन को जो रीनल बॉडी फ्लूइड फीडबैक मैकेनिज्म है उसको 3 चीज़ें असिस्ट करती हैं। ठीक है, हमने शुरू की स्लाइड में याद करा दूं आपको कि बात की थी, 3 चीज़ें उसको असिस्ट करती हैं। एक रीनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जिसको अभी हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा फैक्टर था रीनल सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, और तीसरा फैक्टर था कुछ हार्मोन एडीएच और एएनपी। तो अब हम दूसरे फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे रीनल बॉडी फ्लूइड फीडबैक मैकेनिज्म को असिस्ट करता है, यानी कि रीनल सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। सपोज ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ किया है, ठीक है, सपोज हमारा आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है जो वो डिक्रीज़ हुआ है। अब उससे क्या होगा, जो हमारे लो प्रेशर स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, जो हमने बात की थी कि हार्ट में एट्रिया के अंदर और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हैं, वो लेस स्टिमुलेट होंगे। जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करेगा तो लो प्रेशर स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं उनका कम स्ट्रेच होगा उन पे और वो लेस स्टिमुलेट होंगे। उसकी वजह से लेस इम्पल्सिस जाएंगी इन रिसेप्टर्स से, हार्ट के इन रिसेप्टर्स से कम इम्पल्सिस जाएंगी जो मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर आपका वेजोमोटर सेंटर था, और जब उसके पास कम इम्पल्सिस जाएंगी तो इसको फौरी सेंस करेगा एंड द वेजोमोटर सेंटर इट विल इंक्रीज द सिंपैथेटिक डिस्चार्ज। ठीक है, पूरी बॉडी का सिंपैथेटिक डिस्चार्ज इंक्रीज कर देगा, खास तौर पे किडनीज का, फ्रॉम आरवीएलएम। आरवीएलएम बेसिकली वेजोमोटर सेंटर का एक पार्ट है, इसका मतलब है रोस्ट्रल वेंट्रोलेटरल मेडुला, रोस्ट्रल वेंट्रोलेटरल मेडुला, इसको वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया भी बोलते हैं। तो इन एनी केस सिंपैथेटिक डिस्चार्ज जो है जब किडनीज का इंक्रीज कर जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि देयर विल बी इंक्रीज्ड साल्ट एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय द किडनीज। जब भी किडनीज का सिंपैथेटिक डिस्चार्ज इंक्रीज करेगा तो देयर विल बी इंक्रीज्ड साल्ट एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय द किडनीज। ठीक है, इस फिगर के अंदर दिखाया गया है कि ये हमारे हार्ट के अंदर लो प्रेशर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं एट्रिया में और पल्मोनरी आर्टरी में। तो जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है तो इसको सेंस करते हैं और यहाँ से कम इम्पल्सिस जाती हैं अलोंग द वेगस नर्व टू द वेजोमोटर सेंटर। ये है हमारा वेजोमोटर सेंटर। तो वेजोमोटर सेंटर फौरन इसको इसको सेंस करता है और वो इंक्रीज कर देता है डिस्चार्ज अलोंग द डिसेंडिंग सिंपैथेटिक पाथवेज। ठीक है, डिसेंडिंग सिंपैथेटिक पाथवेज में डिस्चार्ज इंक्रीज कर देता है, और इसी तरह किडनी का जो है सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई वो भी इंक्रीज कर जाएगी, और जब किडनी की सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई इंक्रीज करेगी तो उसे साल्ट एंड वाटर की रिअब्जॉर्प्शन कैसे ज़्यादा हो जाएगी, इस तरह से ज़्यादा हो जाएगी कि जब इंक्रीज करेगी सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई तो आर्ट्रियोल्स जो हैं कंस्ट्रिक्ट होंगे, देयर विल बी कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्ट्रियोल्स, जिसकी वजह से जीएफआर डिक्रीज होगा। जब जीएफआर डिक्रीज करेगा तो साल्ट एंड वाटर की रिअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर जाएगी। दूसरा, ये स्टिमुलेट करेगा रीनिन एंजियोटेंसिन 2 सिस्टम को। अगेन हमें पता है कि ये जो एंजियोटेंसिन 2 अगेन आके इसने साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन ज़्यादा कर देनी है। और तीसरा, इट विल इंक्रीज द ट्यूबुलर रिअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट एंड वाटर।
डायरेक्टली ये साल्ट एंड वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन थी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर उसको इंक्रीज़ कर देगा। तो अब इस सारे इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, ECF वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर इंक्रीज करेगा, वीनस रिटर्न इंक्रीज करेगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इट विल इंक्रीज बैक टू द नॉर्मल। तो अब देखें कि इनिशियल इवेंट क्या था, डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, जिसमें रीनल सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जो है वो इंक्रीज हुई और फाइनली ब्लड प्रेशर जो है इट केम बैक टू द नॉर्मल, वो इंक्रीज कर गया दोबारा नॉर्मल की तरफ। तो इस तरह से जो रीनल सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है ये भी हमारे रीनल बॉडी फ्लूइड फीडबैक मैकेनिज्म को बहुत अच्छे तरीके से असिस्ट करती है। थर्ड एंड द लास्ट फैक्टर जो है वो हमारे हार्मोनल फैक्टर है। दूसरे में हमने सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई की बात की थी, तीसरे में अब हार्मोनल फैक्टर आ गया, तीसरा फैक्टर जो कि हमारे रीनल बॉडी फ्लूइड फीडबैक मैकेनिज्म को असिस्ट करता है। तो इसमें ये दोनों हार्मोन्स हैं ANP एट्रियल नाइट्रोक्यूरेटिक पेप्टाइड एंड ADH। इसके मतलब हमने शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में भी बात की थी, यहाँ दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। सपोज ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो लो प्रेशर स्ट्रेच रिसेप्टर्स अभी जिनकी हमने बात की जो हार्ट के अंदर हैं, ठीक है, एट्रिया में और पल्मोनरी आर्टरी में, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। अब उससे क्या होगा, ये ब्रेन के पास इंपल्सेस जाएंगी हाइपोथैलेमस के पास और वहाँ से ADH की जो सिक्रीशन है वो कम हो जाएगी। जब ADH की सिक्रीशन एंटी डायरोटिक हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाएगी तो देयर विल बी लेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द किडनी, जिसकी वजह से यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा क्या होगा, इंपल्सेस जाएंगी यहाँ से एट्रिया के पास, ठीक है, एट्रिया के पास इंपल्सेस जब गई कि वहाँ पर लो प्रेशर स्ट्रेच रिसेप्टर्स ने इंपल्सेस भेजी तो वहाँ पर देयर विल बी सिक्रीशन ऑफ ANP फ्रॉम द एट्रिया, एट्रियल नाइट्रोक्यूरेटिक पेप्टाइड, जिसकी वजह से इंक्रीज नाइट्रोयूरेसिस हुई, साल्ट और वाटर की एक्सक्रीशन बढ़ गई और उसकी वजह से क्या हुआ, आपका यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। साल्ट एंड वाटर की एक्सक्रीशन से यूरिन वॉल्यूम के इंक्रीज करने से ECF वॉल्यूम उसी तरह कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर और वीनस रिटर्न डिक्रीज करेंगे, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज करेगी एंड दिस विल डिक्रीज द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बैक टू द नॉर्मल। तो इस तरह से हमने ये तीनों मैकेनिज्म जो कि हमारे रीनल बॉडी फ्लूइड फीडबैक मैकेनिज्म को असिस्ट करते हैं, यानी कि एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, रीनल सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई और ह्यूमरल या हार्मोनल मैकेनिज्म्स, उनको हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। Thanks for watching this video. Please subscribe to this channel. Stay blessed and Allah Hafiz.